So if we look here we are discussing the linear and non-linear media. It means what we are talking about the media. This is the magnetic medium. So first topic is what is the magnetic susceptibility and permeability. These susceptibility and permeability are the two constant terms used in the magnetization. Simply what happens, you know that when the material is placed in a magnetic field, as a resultant that material is magnetized. आप लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके जो डोमेन्स हैं, उसके जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं, वो खुद को अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर तो वो अलाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस मटेरियल को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर उसके डायपोल मोमेंट अलाइन हो जाते हैं अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस मटेरियल को कहते हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन को अगर आप ये देखें, शेयर करें कि ये हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ये एक मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है। अब दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जब इस बी के अंदर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है तो इसके जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे या तो ऑपोजिट या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप जीरो कर दें तो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं तो मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड। तो हमने कहा है कि इन द डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन इज ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। when the magnetic field is zero, the magnetization disappear। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो जो उसकी अलाइनमेंट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अलाइनमेंट आपको हम पढ़ के आए हैं कि जो अलाइनमेंट होती है वो टॉर्क की वजह से होती है कि उसके जो डायपोल मूवमेंट्स हैं उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो बराबर होता है एम क्रॉस बी के। और उस टॉर्क की वजह से वो जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो खुद को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो अलाइनमेंट है वो डिसअपियर हो जाती है, जीरो हो जाती है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं। क्यों डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि एटम्स फिर अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करते हैं। लॉ ऑफ नेचर है कि आप कोई भी एक्सटर्नल फील्ड देके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके अंदर जो है कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देके उसको अलाइन किया है पैरेलल या एंटी पैरेलल, लेकिन जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया तो रिजल्टेंट क्या है कि वो अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन फिर खत्म हो जाएगी। सो द मैग्नेटाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। So here when B is equal to 0, the magnetization will be will disappear. When B is maximum, the magnetization will be maximum. अब जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन किसी खास लिमिट तक। इट मींस प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट टू हाई। It means there are certain limits for the magnetization. It means when all the dipoles are aligned themselves to its maximum capacity, then again, if we increase the magnetic field beyond its maximum capacity, there will be no change in magnetization. It means the magnetic field or magnetization is directly proportional to the magnetic field up to a certain limit. तो हमने कल एक इक्वेशन यूज की थी, द एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। दिस एम इज अ मैग्नेटाइजेशन, बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। This magnetization is directly proportional to H. This proportionality is replaced by some constant factor, and this constant factor in this equation here is known as chi of m. This term is reading as chi. This is chi of m, and we call it as a magnetic susceptibility. This is one of the constant which depends upon the magnetic properties of the material, and this constant
is dimensionless quantity. It has a no dimension. Its value is different from for different materials. Means one material has a value which is different from the other material. So this chi of m, which is susceptibility of the medium, it is value depending upon the nature of the medium. It means the magnetized medium of one material is different from the other material. So the magnetization effect on the one medium is different from the other medium, even though both are placed in the same magnetic field. अगर मैं आपको ये कह दूं कि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, फर्ज कर लें एक आयरन है एक कॉपर है, दोनों आपको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डाल देते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन अफेक्ट होगा वो दोनों पे डिफरेंट होगा. ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटाइजेशन इन बोथ विल बी द सेम in the same magnetic field. No, the magnetization within the same material will be the same. But if we change the material, because the chi of m will change, because the chi of m, which is the dimensionless constant, its value depend upon the nature of the material. It means its value is different for different materials. So this, its value is different for each material. So where now H is equal to this equation, upper equation, B upon mu naught minus M. So M is bringing into the left hand side. So H plus M is equal to B upon mu naught. Cross multiplication gives the B is equal to mu naught H plus M. Our M, we substitute the value of M here. So this M is equal to, from this equation, chi of M into H. We substitute the value of M over here, which is equal to chi of M into H. So H is here, H is here. H can be taken out constant from this equation. So H is common from this equation. So this will be equal to 1 plus chi of M. 1 is also constant, chi of M is also constant. So 1 plus chi of M, the whole term is constant, and this whole term constant is known as mu of M. So the equation becomes B is equal to mu naught H mu of M. This mu of M is known as a permeability of the material. So you have two terms. One is the permeability of the free space, which we call it as a mu naught, and other term is a mu m, which is the permeability of the medium. जैसे आप कूलम्स फोर्स को आप डिफाइन करके आते हैं, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आप लोग पढ़ के आए कि वहां पे एक और टर्म्स भी होती है, अगर मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी. So in general, epsilon naught into epsilon r is known as a epsilon. In the same way here, in the magnetic properties, mu naught is known into mu m is equal to mu. So here, mu naught into mu m is equal to mu, and this mu is the permeability of the medium. And this medium may be the air, this medium may be any magnetized medium. For example, in the air, the value of mu m is equal to 1. If the material is a non-magnetic material, if the material is air, let's say, or vacuum, or any non-magnetic material, so mu m is equal to 1. So therefore mu naught is equal to mu. So we can put it the here value mu m is equal to 1, and this will be equal to mu. So mu is equal to mu naught. So now the second thing is that here, in this case, for the non-magnetic material, the chi of m is equal to 0, because this chi is the constant which indicates the magnetic property of the material. If the material is a non-magnetic material, then there will be no magnetic property. Therefore, the chi of m, which is the constant term, must be equal to 0. So here 1 plus chi of m is equal to mu m. So chi of m is substituted 0. So mu m is equal to 1. So this is known as the, what is the magnetic susceptibility and permeability. So the magnetic susceptibility is equal to chi of m, which is constant term. Its value depends upon the nature of the magnetized material, and mu m, permeability, is equal to the 1 plus chi of m. 1 plus chi of m is equal to mu of m, which is known as the permeability of the medium.
So this is the simple topic. So now we are discussing some problems here. For example, this is one of the problem. अगर आपके पास एक infinitely long circular cylinder है, this is the problem 6.7. अब यहां पे अगर आप ये देखें कि एक infinitely long cylinder है, circular cylinder है, uniform magnetization है m parallel to its axis. It means the cylinder is magnetized. Find the magnetic field due to m inside and outside the cylinder. ये एक cylinder है, clear? This is the cylinder. This m is the magnetization which is along z axis. This is x axis, y axis and z axis. अब आपको पता है कि ये अगर सिलेंडर हम कर रहे हैं तो सिलेंडर के सेंटर से जो सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है which we call it as a radial distance. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं which we call it as r, theta and z. This r is the radial, theta is the angular and z is the vertical component, axial component. So here the magnetic field or magnetization here is along z axis. It is given. It means this is the cylinder. In this cylinder, the magnetization is along z axis, and this magnetization is a uniform magnetization. It means everywhere within the cylinder, its value is same. अब जब ये मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर यूनिफॉर्म है तो इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, वो जीरो होगी. It means if the magnetization is a uniform magnetization, here we have given the uniform magnetization. If the magnetization is a uniform magnetization, then the rotation of m क्या होगा, zero. So again this equation tells us here the JB, which is the volume current densities of the bound charges, means inside charges, means when we are talking about the volume means inside, which is equal to the curl of m. This is equal to the curl of m. So ye curl of m is equal to 0 because m is constant. When m is constant, its rotation gives you the 0. So therefore J of B is equal to 0. So here the volume current density of the bound charges is 0 when the material is uniformly magnetized. Condition is uniformly magnetized. It means magnetization is uniform. So here now again, similarly the second term is KB. KB, we know that it is the surface bound current density. JB is the volume and KB is the surface. And this is equal to m cross n. N is the unit vector which shows the direction of the magnetization. For example, let's say, यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये कोई भी n direction है, any arbitrary direction which is on the surface of the cylinder. और m जो है which is along k axis, which is along z axis. So now m cross n is equal to m means k cross n, and the k cross n gives you the azimuthal angle which is equal to phi. This is along z axis. This is n. This n may be in this direction, n may be in this direction, n may be in this direction. n कहीं पे भी हो सकता है on the surface. So as a resultant, the cross product of k or z into n gives you the azimuthal angle, and that azimuthal angle is known as phi. So here KB is equal to m cross n. So KB is equal to m, this is z, z cross n. So here z cross n is the product of two unit vector which gives you the phi. Phi is also a unit vector which shows the azimuthal angle, which it varies from let's say 0 to 2 pi in this direction. It means along the surface here, along the surface of the cylinder, which may be on this direction, on this direction, on this direction, everywhere. So this z multiplied by n, this z multiplied by n gives you the azimuthal angle phi. So this is the phi. So the KB is equal to m into phi. As we know that this is the cylinder.
This is the cylinder, and this cylinder is like a solenoid. In the solenoid, the magnetic field is equal to mu naught Ni. You know that. We have, आप लोग पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 5 में, the magnetic field produced by the solenoid is equal to mu naught Ni. N is the number of turns per unit area per unit length. So this mu into Ni is the number of turns per unit area per unit length. Number of turns multiplied by current. This N is the number of turns per unit area per unit 10. So the current per unit area is known as a current density of the bound charges. So this is known as Kb. This N is not only the number of turns. This N is the number of turns per unit length per unit area. So this multiplied by I, this gives you the current density. So this is B is equal to mu naught Ni is equal to Kb. So this is equal to B, mu naught, and Kb is equal to M. So here this Kb is equal to M, which is along Z axis. So this is the magnetic field produced by the uniform magnetized sphere, a magnetized cylinder. It means if we have any cylinder which is placed in the external magnetic field, now the external magnetic field is removed, the material is magnetized. So now we have to look at how much the magnetic field is produced by that magnetized material. We have seen that the magnetization is because of the volume current density, is because of the surface current density. So first of all, we have calculated the volume current density and then surface current density. हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी जीरो हो गया, तो मैग्नेटाइजेशन इज टोटली ड्यू टू द सरफेस करंट डेंसिटी. तो वो हमने मालूम किया, द मैग्नेटाइजेशन व्हिच गिव्स राइज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. देयर इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज इक्वल टू प्रॉब्लम नंबर 6.8. Problem number 6.8, a long circular cylinder of radius r carries a magnetization M is equal to Ks square phi. अब यहां पे अगर आप ये देखें कि मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन है वो फाई एक्सिस में, along this axis, along the direction of the cylinder, के सिलेंडर के इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, हर तरफ. If you look into this my hand, द मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ भी होगा सिलेंडर. अगर इसको मैं सिलेंडर कर देता हूं तो इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, हर तरफ होगा. क्लियर? पहले जो हम केस करके आए थे उसमें जेड एक्सिस की तरफ है, अब ये नहीं है. अब जो है ये है इसके गिर्द कि इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर तरफ, along the 2 pi axis. So therefore here it is given that the magnetization here is along phi axis. एक चीज. दूसरी चीज, द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर. के इज कांस्टेंट, द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस स्क्वायर. सो देयरफॉर हियर द मैग्नेटाइजेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. इट मींस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये अगर आप ये देखें ये सिलेंडर का है, तो ये सेंटर से अगर सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो द मैग्नेटाइजेशन विल इंक्रीज. द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर. सो नाउ इन द डेटा, a long circular cylinder of radius r, this is the cylinder here, this is the same cylinder, but in this cylinder from this center to the surface, if we move from center to the surface, the m varies with s square या m varies with r square. बाज़ औक़ात हम r भी ले लेते हैं from center to surface, बाज़ औक़ात हम s भी ले लेते हैं. There is only the difference in terms s and r, where k is a constant and s is the distance from the axis and phi is the azimuthal unit vector given below. Find the magnetic field due to m. हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है एम की वजह से फॉर अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड. प्रॉब्लम जो हम पहले करके आए हैं वही है प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम इज द सेम, क्लियर। सिर्फ हमें मैग्नेटिक, पहले में क्या था कि हमें मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म थी और अलोंग जेड एक्सिस थी। हमने फाइंड आउट की मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह फाइंड आउट की, हमने चार्ज डेंसिटीज, करंट डेंसिटीज मालूम की, वॉल्यूम करंट डेंसिटीज और सरफेस करंट डेंसिटी, उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम की मैग्नेटाइजेशन की वजह से। इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है, इस प्रॉब्लम में यह है कि मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटाइजेशन वेरी हो रही है के एस स्क्वायर के साथ, और वो अलोंग जेड एक्सिस नहीं है, यहां पे मैग्नेटाइजेशन अलोंग फाई एक्सिस है। तो सिंपली वही चीज हम रिपीट करेंगे, पहले हम मेजर करेंगे कि इसके वॉल्यूम करंट डेंसिटी कितनी है और सरफेस करंट डेंसिटी कितनी है, फिर हम एम्पियर्स लॉ यूज करके हम मैग्नेटाइजेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जे बी और के बी क्या है इसमें, क्लियर। तो के बी बराबर होता है एम क्रॉस एन, और एम आपको पता है कि के आर स्क्वायर अलॉन्ग 5 एक्सिस इंटू एन, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय एन, इनके यूनिट वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलती है जेड। सो दिस इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। So here KB is equal to KR square and JB is equal to curl of M. Clear? So this curl of M, JB is equal to curl of M is equal to KR square. Clear? M is equal to KR square. So as a resultant here, curl of M is equal to 1 upon R d over dr multiplied by R M d phi. अब दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे तीन टर्म्स होती हैं, मींस अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग फाई एक्सिस एंड अलोंग द आर एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक टर्म ली है, बिकॉज द मैग्नेटाइजेशन इज अलोंग फाई एक्सिस, तो दूसरे में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जीरो होगा, क्लियर, बिकॉज द मैग्नेटाइजेशन अलोंग जेड एक्सिस इज जीरो, magnetization along r axis is zero, so therefore we have ignored that term, so we have only incorporated one term. So here curl of m is equal to 1 upon r d over dr r into m phi, clear। So this is the given value, कर्ल ऑफ एम। ये आपकी जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 पे वेक्टर आइडेंटिटीज में दिया हुआ है कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का है, तो हमने यहाँ पे कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। एम इज एनी वेक्टर, एम वेक्टर is a three component, one is the m phi, other is the mz and third is the mr या ms। mz और ms जीरो है क्योंकि the magnetization is along phi axis, it is given, this is magnetization is along phi axis, it is given, so therefore the other two terms is there zero, so therefore jb which is equal to curl of m is equal to 1 upon r d over dr r m phi की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी के आर स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू के आर स्क्वायर इंटू आर गिव्स यू आर क्यूब, सो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो 3r स्क्वायर, सो द जे बी इज इक्वल टू 3k r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू r, so the JB is equal to 3k r. So the volume current densities of the bound charge is this, which is along z axis. अब यहाँ पे अगर एम्पियर्स लॉ को हम अप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लियर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल म्यू नॉट जे इंटू डी टा। So here j into deta is equal to this. तो अगर इसकी आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 3k r की इंटीग्रेशन क्या होगी, r स्क्वायर अपॉन 2। सो हेयर दिस इंटीग्रेशन इज r स्क्वायर और j यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर आप ये देखें म्यू डॉट 3kr, if you multiply this mu j, j is equal to 3kr, and here we have a term 1 upon r into this. So as a resultant, this dA, which is the perpendicular distance, which is equal to r dr d phi, क्लियर। अगर इसकी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू डाल के और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू 3 k r r into
इसकी इंटीग्रेशन, तो दिस गिव्स यू द आर क्यूब अपॉन 3, और डी फाई की जो इंटीग्रेशन होगी वो 2 पाई होगी, बिकॉज फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो हेयर बी एंड डी एल जो है वो आपको पता है कि सर्कुलर सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर which is equal to mu naught kr. So you will get b from this equation by cutting. So this is equal to mu naught kr square. So kr square is equal to m. So therefore this kr square, which is already given, this kr square या ks square is equal to m. So this kr square is equal to m. So therefore b is equal to mu naught m. So outside b is equal to 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिलेंडर के अंदर होगी. मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के बाहर क्या है? 0. देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन आउटसाइड द सिलेंडर. सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एम. क्लियर? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर. अब यहां पे ये तीसरा प्रॉब्लम है 6.2. अब ये जो प्रॉब्लम है ये एम्पियर्स लॉ का है. एम्पियर्स लॉ का प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग कॉपर रॉड है, अगर एक लॉन्ग कॉपर रॉड ऑफ रेडियस आर है,